उससे नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग आज वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा करेंगे शिरकत। मीटिंग में लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि नॉर्थ जोनल काउंसिल की आज मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यह मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और साथ ही साथ लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में करेंगे शिरकत। तो एक अहम मीटिंग आज होने जा रही है और इस मीटिंग में कई वज़रा शामिल होंगे। एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे और बीडी मिश्रा एलजी लद्दाख वो भी शामिल होंगे। तो दरअसल मीटिंग जो है वो नॉर्थ जोनल काउंसिल को लेकर है। नॉर्थ जोनल काउंसिल की ये मीटिंग होने वाली है। आज ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी शामिल होंगे और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राजीव शर्मा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। राजीव, ये मीटिंग जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? किस मुद्दों को लेकर ये मीटिंग होनी है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, नॉर्थ जो जोन काउंसिल है जिसमें के उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित जो सूबे हैं, तो उन सभी के मुख्यमंत्री और जो शासक हैं, वहां के गवर्नर हो या एलजी हो, तो उनको यहाँ पर इस मीटिंग में बुलाया गया और ये 31वीं मीटिंग है। और इस मीटिंग में मुख्य तौर पर इन सूबों को पेश आने वाली जो दिक्कतें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा हो, क्योंकि एक तालमेल जो है वो केंद्र और इन सभी सूबों का जो है आपस में बेहतर बनाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। और 31वीं इस काउंसिल की मीटिंग है और इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और दोपहर 2 बजे के आसपास से कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है शुरू होगी और कई जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो कल ही पहुंचना शुरू हो चुके थे। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो सभी का स्वागत करते हुए नजर आए और आज ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक के बाद क्या कोई जो प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा उसमें ये चीज स्पष्ट होगी कि इस मीटिंग में क्या मुद्दे जो हैं वो अहम तौर पर उन पर विचार चर्चा की गई। जी राजीव, एक आपने बताया कि सुरक्षा और इन सूबों या राज्यों को पेश आने वाली मुश्किलें, तो क्या इसमें ये भी होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जैसे अभी वहां पर जो बारिश और आपदा का जो माहौल था, जो सैलाब आया, बारिश हुई, उसको लेकर काफी बड़ी वहां तबाही हुई है, बल्कि यहां तक जो स्टेट है उसने भी एक राष्ट्रीय आपदा को लेकर रिजोल्यूशन भी पास किया। क्या इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है? पर क्योंकि जिस तरीके में जो मैंने पहले भी कहा कि उत्तर भारत के जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके जो वहां पर पेश आने वाली दिक्कतें, क्योंकि इसमें देश को सशक्त करने के लिए इन सभी सूबों से राय भी दी जाएगी कि क्योंकि अगर हम जैसे आपने हिमाचल की बात की और अगर हम जम्मू कश्मीर या पंजाब, राजस्थान की बात करें, तो इन सूबों की जो सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, उनकी अलग सी दिक्कतें हैं। और जैसे आपने बाढ़ की बात की तो पंजाब में भी बीते कुछ महीनों में काफी बाढ़ के साथ नुकसान हुआ। तो सभी दिक्कतें, किस तरीके की दिक्कतें आती रही हैं, किन किन दिक्कतों का पहले से जो है वो उसका प्रबंध करना चाहिए ताकि आगे वो भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, तो ये सारी चीजों पर विचार चर्चा होगी। और जैसे मैंने कहा कि गृह मंत्री जो कि इस काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और देश के गृह मंत्री भी हैं अमित शाह, तो उन्होंने आज इस मीटिंग की जो है अगुवाई करेंगे और पंजाब इस बार इस बैठक के लिए मेजबानी कर रहा है। और आज दोपहर ये बैठक शुरू होगी और देर शाम इस बैठक के जब समाप्त होने के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है वो काफी अहम रहने वाली है। राजीव, इसके अलावा अगर पंजाब जैसे आपने कहा, एक तो हिमाचल प्रदेश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है अभी कि आपदा के बाद के हालात से निपटना,
चूंकि बड़े पैमाने पर वहां तबाही हुई है, लेकिन पंजाब में आपने बताया कि वहां भी हालात इस तरह के हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर मुद्दे ऐसे रहते हैं, तो क्या ये जो है इन चीजों का कोई शेड्यूल फ्रेम किया गया है कि किन मुद्दों पर पहले बात होगी, किन मुद्दों पर बाद में बात होगी, या फिर ये कि पहले हम सुरक्षा को लेकर कहीं ज्यादा बातें करेंगे फिर बाद में कुछ इंटरनल इशू पे बात होगी? इस बारे में अभी तक कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई कि कौन कौन से मुद्दे पहले विचारे जाएंगे, लेकिन अगर सीधे तौर पर हम देखें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका विभाग भी यही है कि उसमें ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो देश की सीमा को लेकर बात हो, सुरक्षा को लेकर बात हो, किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर बात हो। तो अगर पंजाब की, अब जैसे आपने जम्मू कश्मीर में कहा कि वहां पर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स आती हैं, हथियार आते हैं, तो इस तरीके की कई सारी दिक्कतें हैं जो इन राज्यों को भुगतनी पड़ रही है और इसी का खमियाजा पूरे देश में, अगर नशा पाकिस्तान से आता है तो वो पंजाब के जरिए भारत में पहुंचता है, उसके बाद भारत के कई राज्यों को वो प्रभावित करता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और राज्य और केंद्र सरकार जो है वो मिलकर एक तालमेल जो है वो बेहतर बनाने के लिए आज इस बैठक में बात करेंगे, विचार चर्चा होगी और उन मुद्दों पर बाद में क्या कुछ किया जाता है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। जी राजीव, एक आखिरी सवाल, क्या इस मीटिंग को लेकर जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स सब लोग पहुंच चुके हैं, चाहे वो सुखदेव सुक्खू हो या बीडी मिश्रा हो, एलजी या फिर एलजी मनोज सिन्हा हो? ये जितने भी मेहमान हैं ये कल ही जो है शाम को पहुंचना शुरू हो चुके थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो जितने भी आपने केंद्र शासित राज्यों की बात की, तो वहां के जो एलजी हैं वो भी शाम को जो है वो अमृतसर पहुंच चुके थे और कल अमृतसर के हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से उनका जो एक पंजाब का कल्चर है उस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पूरे अमृतसर में जो सुरक्षा के भी प्रबंध जो है वो काफी कड़े किए गए हैं, क्योंकि इतने राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री खुद अमृतसर में होंगे, तो उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। और जिस होटल में ये बैठक है उसके पास आसपास भी पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा के लिहाज से उस पूरे इलाके को सील किया गया। और अगर दरबार साहिब की बात करें तो उस तरफ जाने वाले रास्ते में भी पूरी तरह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि कई एलजी और कई मुख्यमंत्री दर्शन कर भी चुके हैं। अगर कोई हरमंदिर साहिब भी जाना चाहता तो उस तरफ भी पूरा सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ है कि किसी भी समय अगर कोई जाना चाहे तो वहां पर भी बड़े आराम से माथा टेकने के लिए वो जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि राजीव ने बताया कि नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग आज वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग के लिए जितने भी मेहमान आन हैं सारे के सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये इस पे जो नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग है इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चूंकि वहाँ खुद वो होस्ट स्टेट है, और साथ ही उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और भी कुछ खास मेहमान हैं जो सब इसमें है। तो जो इनके मुद्दे हैं इन सूबों की या इन राज्यों के सुरक्षा को लेकर, नार्को टेररिज्म को लेकर और साथ ही साथ आपदा को लेकर, तो ये काफी अहम खबर है जो इसको लेकर हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस मीटिंग में चीजें आगे बढ़ रही हैं। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको हम देने जा रहे हैं। खबर कठुआ से है, जम्मू कश्मीर की कठुआ से ये बड़ी खबर है। आला मिलने से इलाके में सनसनी, डुंगर इलाके से हुआ आला बरामद, पुलिस ने आला कब्जे में लिया है। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। मौसम से मुतालिक जानकारी इकट्ठा करने का ये आला है। तो ये एक अहम खबर आपको हम दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, कठुआ से बड़ी खबर है। आला मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये जिस इलाके में मिला है वो दुंगन है उस इलाके का नाम है। दुंगन इलाके से हुआ है आला बरामद और पुलिस ने आले को कब्जे में ले लिया है। अवाम से ये पुलिस की अपील है कि अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने ये बाकायदा अपील की है कि अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये वो आला है जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त, और ये बरामद हुई है, ये आला बरामद हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम से मुताल्लिक जानकारी इकट्ठा करने का ये आला है, लेकिन घबराहट लोगों में ये इसलिए हो गई थी कि पता नहीं ये कौन सी चीज है, ये कौन सी बला है, इसका क्या पर्पस हो सकता है और किसने ऐसा यहाँ पर इसे ड्रॉप किया है। तो कठुआ से ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर। आला मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। दुग्गन इलाके से ये आला बरामद हुआ है। आला की बरामदगी के बाद पुलिस ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने आला कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम से मुताबिक जानकारी इकट्ठा करने का ये आला है।
मिली हुई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला जो मेड इन कोरिया है। वो ऐसा पड़ा हुआ था कहीं पे, बेटे को मिला, उसने उठा के लाया। तो जैसे उसने घर में लाया, मुझे कुछ ऐसा बहम पड़ गया कि वो ऐसी चीज है, मेड इन कोरिया, कुछ ऐसी चीज है, कुछ नहीं उसमें प्रोपेगेंडा है। तो मैंने उसके बाद ऐसे सोच रखी, मैंने उसके बाद पुलिस स्टेशन बनी को फोन किया, उसके बाद जो कि दुगुन को फोन किया। सर उसका कोई बहम पड़ा था, कोई ऐसी चीज ही ऐसी है, हो सकता कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन मेरे बेटे ने देखा था, बेटे ने जैसे ही गिरते हुए देखा, बैलून जड़ा हुआ था उसके नीचे, जैसे नीचे गिरा कुछ चीज पड़ी हुई थी। मैंने जस्ट तभी जैसे मेरे को पता लगा, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, पुलिस स्टेशन बनी फोन किया, चौकी अफसर डुगुन को फोन किया, जैसे मेरे को पता लगा मैंने तभी फोन कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चरणजीत, हमारे नुमाइंदे, ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, ये पूरा मामला क्या है, कैसे लोगों को पता चला, कहां पे ये गिरा, किसकी पहली नजर पड़ी, और किस तरह से जो इलाके में एक सनसनी सी फैल गई है, वो क्या है माजरा? बिल्कुल बता दूं कि ये रात का मामला है जब बनी के डुगन बलातूर इलाका, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर ये खेतों में एक शख्स द्वारा जो है एक यंत्र जो है देखा गया। उसके बाद में पुलिस को सूचित किया। हालांकि ये मिलने के बाद इलाके लोग जो है कहीं न कहीं दहशत में आ गए जी। पुलिस पार्टी जो है बनी और डुगन जो पुलिस की टीम है वहां पर पहुंची और इस यंत्र को अपने कब्जे में लिया। हालांकि इस मामले को लेकर के न्यूज 18 ने जब प्रतिभा से बात की तो उनका भी कहना है, उन्होंने बताया कि ये यंत्र जो है एक मौसम का पैमाना मापने का जो यंत्र है वो है, और इस पर जो है कोरिया जो है वो लिखा गया था। कहीं ना कहीं इलाके में जाहिर तौर पर जब कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में आ ही जाते हैं। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस जो है वो पूरी तरह से उनकी उसमें बची हुई है। बिल्कुल जी। तो चरणजीत, ये एक सवाल तो लोगों के जहन में फिर भी होगा कि आखिर ये आया कहां से, किसने इसे यहां पर ड्रॉप किया, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? ये तो सवाल जो है वो सनसनी पैदा करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से बता दें कि ये जिस तरह पहाड़ी इलाका है, जो डैम भी इलाके में बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये यंत्र जो है ये मौसम की जो साउंड है, जो वातावरण है उसको मापने का एक जो यंत्र है वो भी ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, बलून द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद बलून में इसके साथ जो है वो वहां पर देखा गया है। आप बता रहे हैं कि बलून देखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी की कोई सोच तो इसके पीछे होगी, कुछ कोई नापाक इरादे भी इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा यंत्र है कि जो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा हो सकता है? मिसाल मैं बताना चाहता हूँ जांच का विषय। हालांकि एसएसपी कठुआ ने साफ कर दिया है कि ये यंत्र जो है ये मौसम को अपने का एक जो यंत्र बताया जा रहा है, तो इसमें कुछ अभी तक मिला नहीं। चरणजीत, इस वक्त मुझे ये बताइए कि उस इलाके में क्या फिलहाल सुरक्षा के कुछ इक़दाम किए गए हैं? क्या लोगों को ये भरोसा दिलाया गया है कि आप बिल्कुल ना घबराएं और आपकी सुरक्षा के लिए सारी चीजें हैं, यहाँ पर मुहैया हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जवान हैं? क्या कुछ इंटेंसिफाई किया गया उस इलाके में रक्षा को? मैं बता दूं कि रात से ही पुलिस जो है जिस तरह से यंत्र को मिलने के बाद जो है वहां पर तैनात थी, और आज सुबह की बात करें देखो कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जिला ने बयान जो है उसका कम्युनिकेशन में बताया है कि पुलिस जो है उनसे पूरी तरह से सहमत है और घबराने की लोगों को पूरी तरह की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। इससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी या अपडेट है वो आगे हम अपने नाजरीन से, अपने दर्शकों से शेयर करते रहेंगे। तो ये खबर कठुआ से थी। आपने बताया मैंने कि आपको कठुआ से बड़ी खबर यह है, कठुआ में एक आला मिलने से सनसनी फैल गई और बताया जा रहा है कि आला मिलने के बाद जो मकामी लोग हैं, अफराद, उनमें एक सनसनी से फैल गई, दहशत फैल गया। दुग्गल इलाके में ये आला बरामद हुआ है। लोगों को लगा कि पता नहीं है क्या चीज़ है, इससे क्या इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं, क्या मकसद हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उस आले को जब्त कर लिया है, अपनी तहवील में ले लिया है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये भरोसा दिलाया है कि आपको, यानी जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एक मौसम का जो हाल जानने का ये आला है। तो पहली खबर में फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। घेरों के लिए खड़े हो।
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे। सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए पर। आप देख रहे हैं पहली खबर और इस वक्त और हमें खबर आपको दे दें कि राजौरी टाउन में एक फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। जी हां, यह खबर राजौरी से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी टाउन में एक फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर शदीद तौर पर वो झुलस गया है। महलूक मजदूर का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है और जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश हुई और इस दौरान करंट का निजाम दरहम बरहम हो गया और एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही हलाक हो गया। जख्मी मजदूर को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, क्योंकि इस वाकये में एक मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो है पूरी तरह से झुलस गया था। उस मजदूर का जो जख्मी हुआ था, जो झुलस गया था, उसे इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए कठुआ में तामीराती कामों की मजदूर यूनियन के जिम्मेदारों ने एहतजाज किया है और CITU यानी C2 के बैनर तले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। यूनियन के जिम्मेदारों का कहना है कि तामीराती काम के दौरान आए दिन मजदूरों की मौत हो जा रही है। हुकूमत महलूक मजदूरों के अहले खाना के लिए मुआवजा देने का मुतालबा किया है हुकूमत से, ताकि मुआवजा मिल सके और जो उनके अहले खाना है उन्हें थोड़ी राहत पहुंच सके। जहाँ जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी उनके ऊपर सबके ऊपर कट लगाना जो है बजट में, अपने सेंट्रल बजट में ही शुरू कर दिया था। उसी का ये इम्पैक्ट है नीचे कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लेबर कार्ड्स की बात है, जहाँ डेथ क्लेम की बात है, स्कॉलरशिप की बात है, हर जगह के ऊपर कट है। जहाँ पर वेलफेयर स्कीम का तल्लुक है वो पूरी तरह से सरकार वो अपना पलड़ा जो है वो झाड़ना चाहती है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना चाहती है। इस सिलसिले में हम उनका वो कार्यनीति जो है वो इस तरह से चल रही है पूरे देश के अंदर। जहाँ तक जो मजदूरों का ताल्लुक है, जो हमने प्रण किया है कि इनके जैनुन हक जो हैं वो हम सारे मजदूर इकट्ठा होकर वो आवाज़ बुलंद करेंगे। LG साहब से हमारी हैंड फोल्ड अपील है कि इस दफ्तर की कारकर्दगी को देखा जाए कि जहाँ पे क्या काम हो रहा है, ALC की पोस्ट दी जाए और जितने भी जहाँ पे एप्लीकेशन लगी हुई हैं, रिन्यूअल की हैं, जहाँ डेथ क्लेम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन जो है वो करने के लिए मजदूर जो है वो मजबूर होगा। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ की एक रजिस्ट्रेशन का जो है वो तरीका ठीक नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है। एक तो हमारे पास ये कंप्लेंट है कि पिछले 2 साल में सिर्फ 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह की हैं और दूसरी स्टेटों में जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्पीडली हो रही है और लगभग तकरीबन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वो कवर कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ये वर्कर जो कंप्लीट रजिस्टर नहीं किया। हम अगर कठुआ की ही बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंस्ट्रक्शन को छोड़कर हम अपने एडजॉइनिंग में अगर देखते हैं जहाँ पर जो 6 लेन का काम लगा वहाँ का वर्कर, BRO का वर्कर, इसको भी रजिस्टर नहीं किया। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन के केस जो 4-5 साल के जहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पड़े हुए जहाँ ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन वो पेंडिंग है, अभी तक उनको क्लेम जो है वो नहीं मिला, जबकि ये 1 या 2 महीने के अंदर क्लेम सबमिट करने के बाद वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। परिवार जो हैं मजदूरों की कितने दिक्कत हैं, बड़ी बात ये है कि नेचुरली जो मजदूर हैं बेचारे वो जिनके लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ,
तो उनका गुजारा मुश्किल से उस चलता। जब कोई कमाने वाला ही मर जाता है तो उसको अगर कंपनसेशन भी सरकार ना देगी तो उस परिवार का क्या हालत होगी, यानी कि बड़ी सोचने वाली, 2 जून की रोटी भी वो पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति उन परिवारों के लिए बनी हुई है। उनसे आग्रह है कि जहाँ पर एक तो परमानेंट पोस्टिंग ALC की नहीं है वो हो, रिन्यू का प्रोसेस जो है उसको ठीक किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, रजिस्ट्रेशन स्पीडली होनी चाहिए और जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ पर है वो उसको जल्दी से जल्दी बोर्ड के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए और जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और उधमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में जिलाई सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उधमपुर की क़यादत में मुकाबलों का आगाज हुआ। नौजवानों और स्कूली तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से जिलाई सतह के मुकाबले मुनक़िद किए गए। बैडमिंटन एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि जिलाई सतह पर बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। जी, मेरा नाम सुगम भाटिया है। मैं APS उधमपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने आया हूँ और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हमें खेलने आए हैं। यहाँ पर अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें आगे भी खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो कि पूरा जो ये सिस्टम बना रखा है ये सारे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो सर्कुलर घुमाया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं ये हर स्कूल में घुमाया जाता है, तो इससे जो है जो अवेयरनेस होती है इस बैडमिंटन या कोई भी टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से होती है। और जो अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, इसके कारण जो रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेलने आते हैं हमारे साथ। हम लोग साथ में खेलते हैं, ना सिर्फ बैडमिंटन, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने आते हैं। नेशनल खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, स्टेट उसके बाद नेशनल। और क्या इससे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स से, मेंटली फिजिकली? आप बात करें स्पोर्ट्स खेलने वाला आदमी आप देखिए हमेशा मेंटली फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा। जो भी समाज में सारी गंद चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सब से दूर रहता है एक आदमी और काफ़ी खुश रहता है एक तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेलता है। और हमारा ये जो 28th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन जो हमने आज उधमपुर में इंडोर हॉल स्वास्थ्य स्टेडियम में इसका आगाज़ कराया है। तहसीलदार जी हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए। ये 2 दिन की टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे बच्चे 7-7 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमारा एक्चुअली एक ही मैटर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आए, खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, माइंड सेट रखें, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट होगा, तंदुरुस्ती होगी तो वो आगे पीछे खिलाड़ी जो होता है ना वो आगे पीछे कम से कम गलत दिशा की तरफ भी नहीं जाता है। और हमारा यही है कि हम पिछले 10-15 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, सिर्फ बैडमिंटन में किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, ताकि जो अपना फालतू टाइम बाजार में घूमने से अच्छा कि वो अपना पसीना ग्राउंड में निकालें, जिससे कि उन्हें सेहत भी तंदुरुस्ती मिलती है और माइंड भी उनका एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। कहते हैं कि हेल्दी माइंड होता है तो हेल्दी ही शरीर होता है और बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। तो मैं बच्चों से यही कहना, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के साथ टच करें। अब वो जमाना नहीं, वाले कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। आजकल हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, क्योंकि हमारे बड़े ऐसे प्लेयर हैं, कोई SSP रैंक पे बैठा हुआ है, कोई RBI बैंक में लगा हुआ है, कोई किसी जॉब में स्पोर्ट्समैन लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकालती है, वैसे भी नई पॉलिसी आज आप नहीं सुनी होगी आपने कि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स कोटे में खासकर जैसे जो बच्चा कोई एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे किसी न किसी डिग्री में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर वो उसका आगे जाके खेलता है, एशियन गेम में खेल चला जाता है या कॉमनवेल्थ गेम में चला जाता है या आगे जाता है, तो अगर कॉमनवेल्थ में जो बच्चा खेल के आता है उसका आते ही पुलिस में भी DSP की जॉब आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आए, खेलें और अपना स्पोर्ट्स के थ्रू एक फ्यूचर तैयार करें। और अर्बन बल्दियाती इंतखाबात से कबल बदनवानी के खिलाफ अवाम में बेदारी फैलाने के लिए मेयर जम्मू ने जम्मू में करप्शन फ्री मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में मेयर ने जम्मू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा प्रोफेसर्स को बदनवानी की लानत के खिलाफ बेदार किया ताकि माशरे से इसका खात्मा किया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वजीर आजम चाहते हैं कि माशरे में बदनवानी और जात पात परस्ती बंद हो और ये इस सिमत में एक कोशिश है। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इनसे जानेंगे सर, आज आप विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है इस वक्त जम्मू में किस हद तक फैला हुआ है और उसको कंटेन करने की कितनी जरूरत है? देखें,
एक हमने कैंपेन चलाया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। हम सभी जानते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जन चेतना कॉरपोरेशन के थ्रू अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्थाओं का परिवर्तन के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी और उन प्रतिज्ञाओं पे चलते हुए हमारे व्यवस्थाएं जो है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहली ये है कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पैसे का प्रचलन ना हो, और अगर होता है उन लोगों को हम समर्थन ना दें। दूसरा, जातिवाद का जो समर्थन है वो हम ना करें। और तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इन 3 चीजों की प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम जनमानस से और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आने का क्या मकसद था और स्टूडेंट्स को ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाने वाले हैं और विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं, तो पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो हमारे प्रदेश में भी, हमारी यूटी में भी और देश में भी सबसे अधिक मात्रा में है, और युवा की सोच के साथ ही देश चलेगा और समाज चलेगा। तो इसलिए पहला पड़ाव हमने यूनिवर्सिटी में रखा। आज इनके पेपर भी हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ में आज हमारे विषयमूर्ति शास्त्री जी जो पद्मश्री हैं, साथ में रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा जी, जैन साहब, माननीय पार्षद, ये भी यहाँ पर हैं। और ये एक हम जन सहयोग के रूप में इसको हम देख रहे हैं। डिफरेंट वार्ड्स में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, सभी के पास जाके एक सहयोग मांगा जाएगा ताकि समाज में बदलाव। लगता है कि यूएलबी इलेक्शंस में करप्शन जो है वो पीक पे होती है। हर इलेक्शंस में होती है, हम सभी जानते हैं ये कि अब इसी प्रचलन को रोकने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आज उसकी शुरुआत हुई है। और समय के साथ में जैसे जैसे जन जागरण बढ़ता जाएगा, आज लोग इसकी लिए सोच रहे हैं। और मोदी जी ने भी आह्वान किया है, 15 अगस्त को भी किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये एक दीमक है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से इसका आह्वान कर रहे हैं, तो हम सबका भी दायित्व है कि अपने अपने स्तर पर हम भी इस अभियान को आगे लें और समाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका कहना है कि अभी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और जनता से आह्वान है कि इसमें जो है करप्शन को रोका जाए। और उन्होंने माना कि यूएलबी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन पीक पे चली जाती है, तो उससे पहले एक जन जागरण अभियान पूरे जम्मू में अब चलाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जाफरान को बढ़ावा देने के लिए जाफरान मिशन के तहत सरकार ने इरिगेशन के लिए पापोर में आबपाशी निजाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आबपाशी निजाम नस्ब किया था। किसानों को इस स्कीम से फायदा हासिल करना था, पर वो इस स्कीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आबपाशी पाइपों को चोरी कर लिया और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ किसानों ने इन पाइपों को फेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर दिया है, जिस पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बरहमी का इजहार किया और इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। सैफरान की काश्तकारी के साथ है कि वो 72 बोरवेल जिनको फंक्शनल बना के आप लोगों के हैंड ओवर किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपों को जाया किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपें जो है वो कौन चोरी करके ले गया है, आपको डिपार्टमेंट के नाज में लाना चाहिए था। और मैंने चीफ एग्रीकल्चर को बोला है कि विद इन 24 आवर जो है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हम उन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करें और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए, क्योंकि फेक कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होता है। कल जब किसानों ने हम लोगों को पूछा कि क्या करेंगे, तो हमने उनको ये जानकारी दी कि 22 बोरवेल में फर्स्ट फेज में हम चल रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो अपनी कंट्रोवर्सीज हैं, जो ग्रुप बंदी है, जहाँ पाइपें चोरी होती हैं, उस लिहाज के लिहाज से जब तक ये डिपार्टमेंट के साथ ताउन नहीं करेंगे तो कोई काम जो है। और वारवान किश्तवाड़ में शानदार फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान सेक्रेटरी सयाहत ने सयाहत के शोबे में वारवान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई ऐलानात किए।
इस अजीमुशान फेस्टिवल को डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिले इंतजामिया किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह हुकूमत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने किया। वारवान फेस्टिवल 2 दिन तक मुनक़िद किया गया, जिसमें न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि दीगर इलाकों से भी लोगों ने शिरकत की। बहुत ज्यादा परवन का वादिया और ये मड़वा लाजवाब है। सब तो घूमते हैं बाहर शहर में घूमते हैं, श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेकिन जम्मू कश्मीर में गांव तरफ इतना अच्छा बढ़िया जगह है, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। मैं उसी जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेवलप्ड होगा गांव और डेवलप्ड होगा यहाँ पर बिजली, पानी, ये सब जरूरी है। यहाँ पर ये फेस कर रहा हूँ। किश्तवाड़, रामबन, डोडा, उधमपुर, इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए, ये वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट्स ए हिमालयन इकोलॉजी। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और टोडा ज़िले और तमाम जो इस एरिया में अजला हैं, उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज़्म ज़िले से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकॉनमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म खुद यहाँ पे आज चीफ गेस्ट बन के, मेहमान खसूसी बन के आए हैं और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ के यूथ के लिए करे हैं, चाहे वो यूथ क्लब्स हो और जो होम स्टेज हो और ट्रेनिंग के और ट्रैकिंग गाइड्स के अलग अलग प्रोग्राम। तो यही हमको चीज चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है वार्डवन फेस्टिवल करा के वो हमने अचीव किया है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्योंकि ध्यान हमारी तरफ है, हम लोग चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैश इन करें और अपने यूथ को नए नए मौके दें। कुछ लोगों ने बोला इसको पहले कराना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग का अगस्त में प्लान था, किसी कारण से नहीं हो पाया। अगले साल इसको जुलाई के महीने में कराएंगे और एक कैलेंडर इवेंट बनाएंगे। कैलेंडर इवेंट का मतलब है हर साल एक बार जरूर होगा। तो वो हमारी कोशिश है कि एक बार एक कैलेंडर इवेंट बन जाएगा तो बड़े बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके इसमें जुड़ेंगे और हर साल ये इसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए, आपने देखे होंगे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी है, हाइकिंग, ट्रैकिंग और साथ में यहाँ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ट्रैक बन सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने से इसको एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया है, आई गॉट टू नो। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ टूरिज्म। अदरवाइज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और बाकी स्कोप भी नहीं है। इवन मनरेगा का भी स्कोप कम है क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, पेरिफेरल एरियाज अनइनहेबिटेड है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा नहीं है। सो टूरिज्म इज़ गोइंग टू बूम देयर लाइफ और होम स्टे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए इनको हर घर से अगर 2-2, 3-3 कमरे अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम ये डेवलप करेंगे और इनको गाइड किया जाए।